हे फ्यूचर डॉक्टर्स, याद रखना जिस तरह से एग्जाम में बैठ के आप अपने एमसीक्यूज को अप्रोच करोगे एमडी कैट के दौरान, आप हर क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करते हो, इट विल क्रिएट अ बिग डिफरेंस टू योर स्कोर. सो यू शुड लर्न, यू मस्ट लर्न टू अप्रोच ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेरी वेरी वाइजली. सो इस हवाले से कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ. टिप नंबर 1 है, बी प्रिपेयर टू रीड फास्ट एंड थिंक ऑन योर ओन फीट. कि जहनी तौर पे जब आप एमडी कैट में जाके बैठ गए हैं, अब जहनी तौर पे अपने आप को तैयार करें कि यार मैंने तेज़ी के साथ सोचना है और मैंने स्पीड से मैंने चीज़ों को पढ़ना है और सोचना है और मैंने अपने दिमाग से सोच के मैंने जल्दी से आंसर तक पहुंचना है. अपने ब्रेन को कमांड दे दें, यार मैंने क्वेश्चंस को स्पीड से पढ़ना है और उनको समझना है और अपने ब्रेन का बेस्ट यूज़ करते हुए मैंने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. सो अपने आप को ये कमांड देने से ही आप अपने अंदर एक एनर्जी इंस्टिल कर लेंगे. आई वॉन्ट यू टू इंस्टिल दैट एनर्जी इन योर सेल्फ. यार आज इंशाल्लाह मैंने छा जाना है, आज मैं अपना बेस्ट दूंगा. राइट. सो ये पहली टिप है. एंड सेकेंड जो टिप है एमसीक्यूज को अप्रोच करने के हवाले से, वो ये है कि ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान. ये एक स्ट्रेंज सी बात है कि व्हाट बैकअप प्लान यू कैन हैव regarding solving multiple choice questions on your MCAT. तो इसके लिए बैकअप प्लान से मेरी मुराद है कि प्लान ए यानी कि आपका एक मेन प्लान है, एक मेन मेथड है, या मैंने एमसीक्यूज ऐसे अटेम्प्ट करने हैं. और खुदा न खास्ता अगर पहला मेथड आपका काम नहीं करता, फिर सेकंड मेथड और थर्ड मेथड इन लाइन होने चाहिए. राइट. इन मेथड्स के ऊपर मैं डिटेल से बात करता हूँ. अब प्लान ए के ऊपर हम बात करते हैं. रीड द स्टेटमेंट एंड अंडरस्टैंड इट. स्टेटमेंट को पढ़ें और पढ़ के इस स्टेटमेंट को समझ लें. अब समझना बड़ा ज़रूरी है. स्टेटमेंट चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, आप उसको इंग्लिश में ही इंटरप्रेट कर सकते हैं, वेल एंड गुड. नहीं तो आप उसको अपनी मदर टंग में या उर्दू में ट्रांसलेट कर लें. अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ. एक स्टेटमेंट है, नन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एक्सेप्ट. अब जब भी आपको डबल नेगेटिव स्टेटमेंट आए तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब इसको अगर आप अंडरस्टैंड करें, देखें, नन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एक्सेप्ट, या कोई भी गलत नहीं है मां सिवाय, या सिंपली कौन सा गलत ऑप्शन है, यानी कि जो भी ऑप्शन गिवन है इनमें से गलत ऑप्शन पिक कर लें. अब देखें, अगर आप नन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एक्सेप्ट इस चीज़ को ध्यान में रखकर सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे, शायद आप वैसे नहीं सोच पाएंगे. लेकिन अगर इस स्ट्रेट वे या कौन सा गलत है, बस चारों ऑप्शन में से मैंने गलत ढूंढना है, आप बड़ा क्लैरिटी के साथ सोच पाएंगे. सो इट्स इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट to read the statement, to choose each and every single word of the statement and understand it. And so उसको पढ़ के समझ लें. अब कई दफ़ा ये होता है कि जब आप उसको पढ़ते हैं स्टेटमेंट को, आपको समझ में स्टेटमेंट नहीं आती. अगर स्टेटमेंट समझ में नहीं आती, फिर आप क्या करेंगे, आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे. ऑप्शंस क्या है, पॉसिबल आंसर्स हैं उस क्वेश्चन के. ऑप्शंस को पढ़ के आप एक दफ़ा दोबारा उन ऑप्शंस के तनाजुर में स्टेटमेंट को फिर पढ़ें. सो री रीड द स्टेटमेंट इफ यू डोंट गेट इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. तो अगर पहले गो में आपको स्टेटमेंट नहीं समझ में आई, ऑप्शंस को पढ़ें फिर स्टेटमेंट को पढ़ें. अगर उस क्वेश्चन के बारे में आपका नॉलेज है, फॉर श्योर आपको वो स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी. राइट. सो स्टेटमेंट को आपने पढ़ लिया और अंडरस्टैंड कर लिया. सो अहम तरीन बात यह है कि आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, पढ़ के उसको समझ लेना है, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, देन सॉल्व द क्वेश्चन एंड एंटिसिपेट द आंसर. अब इसमें दूसरा मरहला ये है कि आपने उस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है और पहले से ही एंटिसिपेट कर लेना है कि इसका आंसर ये होना चाहिए. और फिर थर्ड प्लान क्या है, या थर्ड स्टेप क्या है, लोकेट द आंसर एंड पिक इट. और जो आंसर आपने खुद से निकाला है, आप ऑप्शंस में से उस आंसर को ढूंढें. अगर वो वाकई आपको मिल जाता है, इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्टली अप्रोच किया है. 99% चांसेस ये हैं कि आपका वो वाला जो क्वेश्चन है वो ठीक ही होगा. राइट. सो वंस अगेन समराइज करता हूँ. प्लान ए क्या है, स्टेटमेंट को पढ़ें और अंडरस्टैंड कर लें, फिर सॉल्व करके आंसर को एंटिसिपेट कर लें, फिर आंसर को लोकेट करें और उसको पिक कर लें. राइट. सो अगर सॉल्व किया आपने और आपने आंसर एंटिसिपेट कर लिया और ऑप्शन में आपको मिल भी गया, मैक्सिमम चांस ये है कि वो क्वेश्चन आपका इंशाल्लाह ठीक ही होगा. व्हाट इफ दिस प्लान डजंट वर्क. राइट. अगर ये प्लान वर्क नहीं करता, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप प्लान बी को यूज करेंगे. प्लान बी क्या है, आप क्वेश्चन को बैक सॉल्व करेंगे. और देखिए, आप इसमें चूंकि जो से 4 या 5 ऑप्शंस गिवन हैं, उनमें 100% आंसर तो मौजूद है, करेक्ट आंसर तो मौजूद है. तो आप हर एक ऑप्शन को एज अ स्टेटमेंट कंसिडर करें. राइट. और जो स्टेटमेंट है, इसको
इसको आंसर कंसिडर कर लें, राइट। सो इसको बैक सॉल्व आप करने की कोशिश करें। बड़ी दफ़ा जब हम ऑप्शंस के थ्रू स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, हमारे माइंड में आंसर ऑटोमेटिकली आ जाता है, करेक्ट आंसर तक हम पहुंच जाते हैं, राइट। सो इसको कहते हैं बैक सॉल्व करना। तो बैक सॉल्व भी कर सकते हैं। एंड इफ दिस डजंट वर्क, फिर आप क्या करेंगे, नाउ यू विल मेक एन एजुकेटेड गेस। अब आपने एजुकेटेड गेस लगाना है। यहाँ पे मैंने जो कीवर्ड यूज किया है वो एजुकेटेड का कीवर्ड यूज किया है, राइट। यू मेक एन एजुकेटेड गेस और स्किप एंड मूव ऑन। अगर एजुकेटेड गेस लगाएं या उसको स्किप करके आगे चले जाएं। अब यहाँ मैंने देखिए वर्ड यूज किया है एजुकेटेड गेस, राइट। तो एजुकेटेड गेस से क्या मुराद है कि आप बिल्कुल रैंडमली गेसिंग नहीं करेंगे। आप इसमें डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज करते हैं। मैंने एक अलग वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई है कि एजुकेटेड गेस से कैसे लगाते हैं, क्योंकि अगर एग्जामिनर जो होता है ना, ऑफ कोर्स उसकी भी लिमिटेशंस होती हैं, लाइक उसकी भी कुछ बाउंड्रीज होती हैं क्वेश्चंस को बनाने की। अगर आपको उन चीज़ों का कुछ का पता है, आप इवन गेसिंग के जरिए एग्जामिनर का माइंड, या आप ये कह रहे हैं कि एग्जामिनर का माइंड आप रीड करके आप गेसिंग के जरिए अपने क्वेश्चन को करेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप वो वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा कि एजुकेटेड गेस कैसे लगाना है। एनीवेज, सो प्लान सी ये होगा कि आप एजुकेटेड गेस लगाएं और या स्किप करते हैं, लेकिन मेरी तरफ से स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये है कि आप क्वेश्चंस को स्किप ना करें। एजुकेटेड गेस लगाना ये हमेशा, नेगेटिव मार्किंग हो या ना हो, ये हमेशा आपकी फेवर में जाता है, राइट। हमेशा आपकी फेवर में जाता है। सो जनरली स्पीकिंग, अगर आपने 4 क्वेश्चंस को गेस किया है ना, उन 4 में से अगर आपके 3 गलत हो गए हैं और एक भी सही हो गया है, फिर भी अल्टीमेटली आपके टोटल मार्क्स में एडिशनल मार्क्स ऐड हो जाते हैं, राइट। सो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि क्वेश्चंस को अनअटेम्प्टेड छोड़ना ये सरासर नुकसान है। अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपकी फीलिंग हो, यार ये तो क्वेश्चन मेरा होना ही गलत है, मे भी आप पूरे एग्जाम में कोई एक आध क्वेश्चन स्किप कर दें, लेकिन जनरली मैं ये कहूँगा क्वेश्चन को स्किप आप नहीं करें। ऑलराइट, सो ये था प्लान सी। सो हमने प्लान ए के जरिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इफ इट डजंट वर्क वी विल मूव टू प्लान बी, बैक सॉल्व करेंगे। प्लान बी भी काम नहीं करता, फिर हम गेसिंग के जरिए हम बेस्ट आंसर चूज करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो दिस वाज आवर टिप नंबर 2 एंड इट टेक्स मी टू टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 क्या है, रीड ऑल 4 ऑप्शंस बिफोर पिकिंग द राइट आंसर ऑन योर एग्जाम। देखिए एग्जाम में ऑप्शंस में गुड आंसर भी हो सकता है, बेस्ट आंसर भी हो सकता है। हो सकता है कि ऑप्शन बी एक गुड आंसर हो, लेकिन ऑप्शन डी जो है एक बेस्ट आंसर हो। सो ये पक्की हैबिट बनाएं कि आपने सारे ऑप्शंस पढ़े बगैर आपने आंसर को चूज नहीं करना। आपको लगता है ना बी ठीक है, ओके होगा ठीक, लेकिन फिर भी आप सी और डी को पढ़ें, फिर आके डी को पिक करें। इस तरह से गलती के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। कई दफ़ा जो बी आंसर भी करेक्ट है या ए भी करेक्ट है, लेकिन सी या डी वो बहुत ही अच्छा आंसर है, तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड और इलेबोरेटेड आंसर है, फिर आपको वो पिक करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि आपको एग्जाम में कमांड भी यही होती है, चूज अ सिंगल बेस्ट आंसर, ठीक है। सो कई दफ़ा एक से ज़्यादा सही जवाब भी हो सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। रेयरली आपने बेस्ट को पिक करना है, और अगर आपने बेस्ट को पिक करना है तो आपको सारे ऑप्शन रीड करने पड़ेंगे, फिर ही आप बेस्ट को पिक कर पाएंगे। फिर है जी टिप नंबर 4, पिक द आंसर इन द राइट स्पॉट। आपने आंसर को राइट स्पॉट में पिक करना है। से क्वेश्चन नंबर 44 है आपका क्वेश्चन पेपर के ऊपर, फिर आप आंसर शीट में आके देखें, ये भी क्वेश्चन नंबर 44 है, उसके 44 के सामने आप बबल को फिल करें या वहां पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। सो बच्चे बड़ी दफा क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को ब्लैंक छोड़ दिया, अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर 44 के सामने लगा दिया, और 46 का आंसर 45 के सामने लगा दिया, एंड सो ऑन। तो पूरी की पूरी सीरीज शिफ्ट कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे हर साल ये गलती करते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि आई एम स्मार्ट इनफ, कम से कम इतनी बुनियादी गलती मेरे से तो नहीं होगी। आप जैसे बच्चे ही हैं जो हर साल ये गलती करके आते हैं, राइट। सो आप एक अपना रिफ्लेक्स ही ऐसा बनाएं, हमेशा जब आपने आंसर को पिक करना है आंसर शीट पे, आप क्वेश्चन नंबर मैच करके आंसर को पिक करें, ताकि ऐसी सीरी मिस्टेक आपसे ना हो। एंड उसके बाद टिप नंबर 5 है, चेंज आंसर इफ यू हैव अ रीजन फॉर डूइंग दिस, योर फर्स्ट हंच इज यूजुअली करेक्ट। आपने फर्स्ट करें क्वेश्चन को पढ़ा, आपने आंसर पिक कर दीजिए आंसर है, या आपके दिमाग में आ गई ये इसका आंसर है। और पहले हंच को आप ओनली उस सूरत में चेंज करें जब आपको कोई रीजन मिल जाए, याद आ जाए यार ये तो इन्फॉर्मेशन मैंने कंसीडर नहीं की, या ये कीवर्ड मैंने पढ़ा ही नहीं, या ये ऑप्शन मैंने सोचा नहीं था, या क्वेश्चन को मैंने स्टेटमेंट को मिस रीड कर लिया था, गलत इंटरप्रेट कर लिया था, फिर तो फर्स्ट हंच को चेंज कर लें। लेकिन आम तौर पे आपके दिमाग में जो पहला जवाब आता है वही बेस्ट आंसर होता है, आप उसे ही पिक करें। टिप नंबर 6 क्या है, मेक श्योर दैट यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन आस्क्ड, नॉट द वन यू एक्सपेक्टेड। आप मेक श्योर करें कि आप उस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं जो कि एग्जामिनर ने पूछा है, ना कि वो क्वेश्चन जो कि आपके अपने दिमाग के अंदर है, ठीक है। सो यू हैव टू लर्न टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द एग्जामिनर।
तो जिस तरीके से एग्जामिनर ने जिन कंडीशंस के अंदर क्वेश्चन को प्लेस किया है, आप उसको अब्जॉर्व करने की कोशिश करें, ना कि जिस तरह के क्वेश्चन की आपने पहले प्रैक्टिस किया आप जबरदस्ती वो ज्यूम करेंगे वही क्वेश्चन है जो मैंने पहले किया हुआ है और उसी की बेसिस पे आप आंसर दे दें। नो, डोंट डू लाइक दिस, ठीक है। आपने एग्जामिनर के माइंड को रीड करना है और ओनली एंड ओनली जो क्वेश्चन के अंदर गिवन इन्फॉर्मेशन है एग्जामिनर की तरफ से, उसकी बेस पे आपने आंसर उसको पिक करना है, बेस्ट आंसर को। अपनी तरफ से आपने क्वेश्चन में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना कि इस क्वेश्चन में अगर ये होता या ये ना होता तो इसका आंसर ये होना था, लिहाजा मैं ये पिक कर देता हूँ। डोंट डू दिस, राइट। एंड इस मिस्टेक से भी या इस पॉइंट के ऊपर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वो एग्जाम में अपने क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। एंड टिप नंबर 7 है डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड। जैसे पहले ही मैंने जिक्र किया कि क्वेश्चंस को अनआंसर्ड छोड़ने का अल्टीमेटली स्टैटिस्टिकली अगर हम देखेंगे, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी देखेंगे, नुकसान ही होता है। अगर नेगेटिव मार्किंग हो भी तो, ना हो फिर तो सरासर नुकसान है, अगर हो भी तो भी नुकसान होता है, राइट। तो आई वुड से कि आपने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अपने आप से ये अहद कर लें भाई मैंने सारे अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। जो आते हैं मैंने वो भी अटेम्प्ट करके आने हैं, जो नहीं आते मैंने किसी न किसी तरीके से वो भी अटेम्प्ट करके ही आने हैं। उसके बाद फिर टिप नंबर 8 है इन क्वेश्चंस विद ऑल ऑफ दीज ऑप्शन चेक वेदर एनी ऑफ अदर थ्री ऑप्शंस इज इनकरेक्ट। अब एक क्वेश्चन है जिसके एंड पे ऑल ऑफ दीज आया हुआ है, अगर दूसरे तीनों ऑप्शंस में से डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज और तीनों ऑप्शंस में से बकाया जो ए बी सी ऑप्शंस हैं, अगर एक भी इनकरेक्ट मिल गया आपको, इसका मतलब है कि अब वो और ऑल ऑफ दीज ये दोनों आंसर नहीं है, रिमेनिंग दो में से बेस्ट आंसर होगा। इसी तरीके से इन क्वेश्चन विद नन ऑफ दीज ऑप्शंस चेक वेदर एनी ऑफ अदर थ्री ऑप्शन इज करेक्ट। अगर डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज और पहले तीनों में से कोई एक भी ऑप्शन ठीक है, इसका मतलब है कि नन ऑफ दीज भी रूल आउट हो गया, वो ऑप्शन भी रूल आउट हो गई, बाकी दोनों में से आपका बेस्ट आंसर होगा, राइट। सो ये एक क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन के ऊपर आप वीडियो को पॉज करके ये जो टिप आपको मैंने दी है इसको प्रैक्टिस करके देखें, क्या आप इस टिप को यूज करके इस क्वेश्चन के बेस्ट आंसर तक पहुंच पाते हैं। एंड देन वी हैव गॉट टिप नंबर 9, रीडिंग लास्ट लाइन इन क्वेश्चंस विद वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट माइट बी हेल्पफुल। कई दफा कुछ क्वेश्चंस की स्टेटमेंट बहुत लंबी होती है और उसमें आप पूरी स्टेटमेंट को पढ़ते जाते हो लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि मैंने आज सोचना किस बारे में। सो लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए स्ट्रांगली एडवाइस है आप आखिरी लाइन को पहले पढ़ लें, फिर अगर आपको जरूरत महसूस होती है पूरे क्वेश्चन को पढ़ लें। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने देखें है, इसमें ये कितनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है। इसमें लास्ट लाइन में है जी द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज। अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ये तो आप बाकी सारा जो लंबी चौड़ी लाइन इसमें लिखी हैं उसके बगैर भी आप बता सकते हैं कि ऑसिलेशन का टाइम पीरियड वो कौन सा होना है, राइट। सो आप स्ट्रेट वे आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए लास्ट लाइन ने स्ट्रेट वे आपको पिन पॉइंट करा दिया आंसर की तरफ। ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता लेकिन बड़ी दफा ये पॉसिबल होता है। अगर लास्ट लाइन को पढ़ा आपने और पढ़ के फिर आपको स्टेटमेंट पूरे क्वेश्चन की पढ़नी भी पड़ती है, कम से कम आपको पहले से पर्पस तो पता होगा ना कि मैंने इस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ के एंड पे निकालना क्या है। सो इसीलिए ये आप रूल बना लें अपने लिए, जब भी लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे, 2 3 4 लाइन वाले क्वेश्चंस आएंगे, आप आखिरी लाइन को पहले पढ़ लें, आखिरी लाइन को पहले पढ़ लें ताकि आप पर्पसफुली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन के सही होने के चांसेस भी मैक्सिमाइज हो जाएंगे। एंड टिप नंबर 10 है चेकिंग डायमेंशंस इन फिजिक्स पेपर माइट बी हेल्पफुल। समटाइम्स हमें डायरेक्ट आंसर नहीं भी आता, हम डायमेंशंस के जरिए भी आंसर तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि जहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है टाइम पीरियड, तो हम सारी की सारी डायमेंशंस को सॉल्व कर लेते हैं और उसमें से जॉन सी भी टाइम पीरियड की टाइम की डायमेंशन के साथ निकलेगा वो हमारा बेस्ट रिस्पॉन्स होगा। जैसे आप इसमें देखें कि हमने हर एक ऑप्शन की डायमेंशन निकाली और इसमें जो डेल्टा ऑप्शन है उसकी डायमेंशन जो वो टाइम की डायमेंशन है, तो टाइम पीरियड ही पूछा गया है। सो अगर हमें क्वेश्चन की कोई सेंस नहीं भी है, स्टिल आई नो डेल्टा इज द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। सो इस तरीके से इन टेक्निक्स को यूज करके भी आप समटाइम्स क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट the tips for solving MCQs while taking your MDCAT. I wish you luck for your final exam. Hope to see you someday when you will be very, very, very successful doctor, inshallah. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact the given numbers.